सो क्लास 8 का चैप्टर 7 ये आखिरी चैप्टर है। एंड शुरुआत की आपने देखा होगा क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8 तक एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स हैं उसमें इकोनॉमी को सबसे लास्ट में दिया गया है। ये ऐसा क्यों है ये भी बता दूं, बिकॉज जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस तरह से डिफ़ाइन किए गए हैं, जो भी टॉपिक्स हैं इस तरह से डिफ़ाइन किए गए हैं कि आप पहले उसकी ज्योग्राफी जान लें, पहले उसकी इतिहास जान लें एंड देन आप इकोनॉमी पे आएँ, पॉलिटी जान लें थोड़ा बहुत देश के बारे में एंड देन कम टू द इकोनॉमी, बिकॉज पैसा के बारे में लास्ट में बात करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक के टॉपिक्स अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जिससे आधा से ज़्यादा बच्चा डरता है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, मेरा अजम्पशन भी हो सकता है, बट ये इमेटेरियल है बिकॉज इन ईदर वे पसंद है चाहे नहीं पसंद है, बट आपको इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये वाला चैप्टर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब सीधा सा बात है कि अगर लेट्स से दिस इज द रॉ मटेरियल एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू वांट टू मेक, तो फिर इस रॉ मटेरियल के साथ कुछ ना कुछ आप खिलवाड़ करेंगे, बीच में कुछ चीज़ें करेंगे, कुछ अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ इस पे मशीन्स के थ्रू वर्क करेंगे। यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क सो दैट अल्टीमेटली यू एंड अप प्रोड्यूसिंग दिस फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो बीच में जो चीज़ें आप करते हैं, इन चीज़ों के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं, जिन जिन चीज़ों के ऊपर काम होता है, जिससे इन चीज़ों के ऊपर रॉ मटेरियल के ऊपर काम किया जाता है, ये चीज़ एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह वर्क करती हैं। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लें, एक देश, भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए इट विल प्रॉबेबली कम फ्रॉम लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ऐसा विवेक देबरॉय जी का कहना है और ये बात सही है। अगर आप अपने देश के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सही से एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं देश जो विकसित होना चाहिए था वो डेवलपिंग ही रह जाएगा, और इंडिया इस टाइम पे इस पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आइए समझते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। अच्छा, मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी के जो ये चैप्टर्स है ना, दिस चैप्टर्स आर एक्चुअली फॉर्मिंग योर बेस। आपको समझ में आ रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, बिकॉज इन द कंप्लीट इकोनॉमिक्स जहां पे पैसे की बात, सारी बातें आ रही हैं, वहां पे आपको अगर प्रोडक्शन प्रोसेस आपने सही से समझ लिया तो आपको समझ में आएगा कि पैसा जा कहां पे रहा है, पैसा जहां कहां पे रहा है, लग कहां पे रहा है, कैसे पैसा निकल रहा है, बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं इस दौरान। तो बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है, जिसमें ये एनसीईआरटी के चैप्टर्स आपको बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कई बार सीधा सीधा सवाल आता है, क्लास 7 से पूछ रखा है मेंस में यूपीएससी के, बच्चे नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन आप कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लोअर क्लास के एनसीईआरटी को भी बहुत इंपॉर्टेंट वे में लें। बहुत सारे बच्चों का मानना है केवल 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, पढ़नी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 6 से 10वीं की एक एक इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पे दी हुई है। कभी कभी वो 7th वाली बुक से उठा कर सवाल पूछ देंगे और आप परेशान हो जाएंगे। और इसीलिए इन वीडियोज़ को और जो शॉर्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज़ कर लेना, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। इस चैप्टर का जो ओवरऑल जो जीस्ट है दैट इज ऑन क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले तो ये है जानना है जो है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें उनके क्या टाइप्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इज इट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इज इट द इनेबलर ऑफ प्रोडक्शन। देन यू विल बी सीइंग दैट हाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कनेक्टेड एक्चुअली, एंड देन यू विल बी सीइंग कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसेस हु आर एम्प्लॉइंग दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुवर्ड्स द कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे आने वाले इस टॉपिक में, ठीक है। समझते हैं, रॉ मटेरियल है, कोई भी रॉ मटेरियल है। अगर आपको याद होगा हम बोल रहे थे प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेट्स से यू हैव द वुड और आपको बनानी थी चेयर ऑफ फिनिश्ड गुड जिसको आप बेचना चाहते थे। तो वुड से चेयर बनाने के लिए कुछ प्रोसेस लगेंगे, यू विल बी गोइंग थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस। उस प्रोडक्शन प्रोसेस में यू विल बी पुटिंग सम रिसोर्सेज, you will be putting some inputs, and these resources and inputs which you will be putting them together, they will be called as the factors of production. इन resources और input जो inputs हैं जो changes करने के लिए लगेंगे, who is going to employ them, how it is going to be employed, that is through a business. So what is a business?
Business is a firm or shop or a factory which produces or the sell goods and provide the services. So the business का काम क्या होता है कि वो इन factors of production को लगाता है and that actually convert the raw material to the finished good. ये यहाँ से उठा के वहाँ तक लेके जाता है. So it combines various inputs of production, अलग अलग जो भी inputs of production हैं, and it creates the goods and services, and in the process it end up producing the employment. Employment कैसे कि अगर ये सारा काम मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या मैं दूसरे को बुला के बोल सकता हूँ कि बेटा तुम नौकरी कर लो. For example, to run a coaching business even, you are providing the services. स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर टीचर पूरे टाइम एडमिशन ही लेता रहेगा तो टीचर पढ़ाएगा कब? तो टीचर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके नए नए इंस्टीट्यूट्स होते हैं. व्हाट दे डू, उनकी एक टीम होती है जो कंटेंट बनाती है, उनके लिए जो स्लाइड्स बनाती है, उनके लिए जो ये सारे काम करते हैं, और टीचर्स आपको सामने डिलीवर करते हैं. यू गेट द फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट. बट एडमिशन लेने के लिए ना वाजीराम के ओनर बैठे रहते हैं, ना नेक्स्ट IAS के ओनर बैठे रहते हैं, ना सिविल सर्विसेज विद नीलेश के ओनर बैठे रहते हैं. ये फैक्ट है. इसी तरीके से आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाएंगे, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इनके ओनर्स नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बिजी इन एम्प्लॉइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो दैट दे कैन गिव यू द फिनिश प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर देते हैं. उस व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? दीज 4 आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर दे? लैंड. कोई भी काम करने के लिए आपको जगह चाहिए. अब ये जगह का मतलब ये नहीं होता है दैट इज द जियोग्राफिकल लैंड. मैं जियोग्राफिकल लैंड की बात कतई नहीं कर रहा कि भाई जो एक दुकान के अंदर स्पेस होता है दैट इज योर लैंड, या फिर जो देश की एक बाउंड्री होती है. लैंड इज समथिंग दैट इज बिगर देन दैट. I will be discussing with you in the next slide. As of now, understand that land is anything which as a resource is used for the production of the things that you want to produce. जैसे even the sunlight can be considered as the land. अजीब लगा होगा. Water can be considered as the land. Forest can be considered as the land. ये statements अजीब लगे होंगे, मैं इसके पीछे आपको डिस्कस करूंगा. Then there is a labor, काम करने वाली बात. You नीड पीपल टू वर्क. या तो आप खुद काम करेंगे या लोगों से काम कराएंगे. जब आप काम करते वक्त आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आपको एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी वाली फीलिंग आएगी. यू स्किल्ड योरसेल्फ. आपको पता है ये करेंगे, इसका जस्ट ये करना है, इसके बाद जस्ट ये करना है. तो जब प्रोसेसेस डिफाइंड हो जाएंगे और किसी एक ऐसे बच्चे को जिसको ये चीजें नहीं पता थी आप उसको सिखाएंगे, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज द स्किल्ड लेबर. When a person is called the skilled labor, उसको हम लेबर नहीं कहते हैं, हम उसको एक प्यारा टर्म दे देते हैं, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स. देन यू हैव द कैपिटल. पैसा चाहिए, जाहिर सी बात है, काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो हम पैसे का इन्वॉल्वमेंट करेंगे. ये पैसा आपके पास खुद का भी हो सकता है, ये पैसा आप दोस्तों से भी मांग सकते हैं, ये पैसा आपको बैंक भी दे सकता है, और ये पैसा आप मार्केट से भी उठा सकते हो, सच एज शेयर मार्केट एटसेट्रा. एंड देन दी एंटरप्रेन्योरशिप, जिसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जो लोग बोलते हैं कि भैया हम कर लेंगे, तुम हमको कुछ मत समझाओ, दीज आर द पीपल हु टेक द रिस्क, हु एम्प्लॉय दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे क्रिएट द बिजनेस. सो ये चीज़ें हैं. सो दीज 4 आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेटर परफॉर्म करने में एज एन फैसिलिटेटर हेल्प करती है टेक्नोलॉजी, जो कि ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है विथ सेम और फीवर इनपुट. सो कम इनपुट में भी आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ये कुछ एग्जांपल दिए थे आपके एनसीईआरटी में. लाइक ग्रोसरी शॉप के लिए व्हाट आर द इनपुट्स रिक्वायर्ड. आपको पैकेज्ड गुड्स चाहिए, पेरिसेबल स्टोरेज स्पेस होगा चाहिए, ताकि आप लोगों को कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, सच एज द फूड ग्रेन्स, मिल्क एंड ब्रेड. रेस्टोरेंट्स होगा में आपको रॉ इंग्रीडियंट्स होगा चाहिए होता है, भैया कच्ची सब्जी, कच्ची चीज़ें, कच्चे चावल एटसेट्रा बना के क्या देते हो, इडली सांभर डोसा. कुक्ड मील्स, स्नैक बेवरेज. वेजिटेबल वेंडर्स, इनको मार्केट से फ्रेश प्रोड्यूस लेके आते हैं, बास्केट वगैरह रहती है, वेइंग स्केल वगैरह होती है, कार्ट होती है, स्टॉल्स होती हैं, क्या देते हैं आपको, फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल्स. दीज आर दियर फाइनल प्रोडक्ट उनके लिए. तो पर्सन टू पर्सन ये फाइनल प्रोडक्ट किसी के लिए, जैसे रेस्टोरेंट के लिए दिस इज द इनपुट रिक्वायर्ड. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो था ये किसी के लिए इनपुट था और ये आउटपुट था, और ये इसका आउटपुट इनके लिए इनपुट बन गया. सो depending upon the business you are in, a person's input can be other person's output also. ठीक है. चौथी चीज, मोबाइल रिपेयर शॉप के लिए आपको क्या चाहिए भाई, टूल्स चाहिए. यू नीड द स्पेयर पार्ट, यू नीड द नॉलेज, यू नीड द स्किल ऑफ मोबाइल कंपोनेंट्स एंड फंक्शनिंग. सो दिस विल बी लीड टू मोबाइल रिपेयर एंड मोबाइल एसेसरीज. एंड सैलून्स एंड पार्लर्स, सीजर, क्रीम, beauty products, water, electricity, and ultimately this lead to haircut, grooming and beauty services.
ठीक है. So land as a factor of production. So what about land? What is land? So economic land is different from the geographical land, जैसा मैंने बताया था आपको. ठीक है. So land includes for economy natural resources, जो भी natural resources आप जानते हैं, that is the soil, forest, water, air, sunlight, minerals, oils and natural gas. यूपीएससी में सीधा सीधा सवाल आ जाएगा. Land includes the term land in economics include sunlight, water, air, all of the above, none of the above. ज़्यादातर बच्चे none of the above करके चले जाएंगे because they are considering land as the geographical land. ये कॉन्सेप्ट जो आपको मिलता है ना, ये एनसीईआरटी से मिलता है, एंड दैट इज वाई एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू रीड एनसीईआरटी. और एनसीईआरटी के बाद आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो हम आपको ऑलरेडी इस कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं. यू मस्ट मेक श्योर दैट यू रीड ऑल दो शॉर्ट नोट्स. ये जो मैं बताऊँ उसके तो नोट्स बना लेना, लेकिन अपने नोट्स को भी बड़े प्यार से रिवाइज कर लेना. और जो एक्टिव रिकॉलिंग क्वेश्चन हैं, जस्ट मेक श्योर यू डू दैट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन अब लैंड चाहिए, तो या तो आप उसे खरीद सकते हो. एक तो है कि भाई ओन कर रखा है तो कभी ना कभी खरीदा होगा, तो यू कैन परचेज इट, सो यू गेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड. और यू कैन रेंट इट फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. जब आप रेंट करते हैं तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रेंट कर पाते हैं. ठीक है. सो लैंड इज व्हाट? इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक्स. अब आता है लेबर. लेबर एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट इज लेबर? कोई भी फिजिकल जो आप शरीर के साथ काम करते हो, मेंटल जो दिमाग से काम करते हो, दैट इज द लेबर. These are the efforts that you put physically or mentally. So trained labor is the skill. So you have an ability to do an activity well with practice and training. जब आप practice कर पाते हो, जब आपके पास training होती है, so you have the ability to do that activity well. ठीक है. So your trained labor is your skill. और जब आप में skill होगी तो आपको बोला जाएगा he is a part of human capital. एक अच्छा टर्म दे दिया जाता है. ठीक है. सो पीपुल एज ए रिसोर्स, वो लेबर, दे डू द लेबर. अब इनके पास अगर काम करना है तो इनके पास नॉलेज होनी चाहिए, इनके पास स्किल्स होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली व्हेन दे आर वर्किंग दे शुड ऑल्सो हैव द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज. व्हेन दे हैव दीज थिंग्स, ये अपना लेबर डालते हैं, इस चीज के साथ डालते हैं, तो अल्टीमेटली दे एंड अप प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ when they are producing the goods and services, यहाँ पे क्या होता है कि अब ये देखना पड़ेगा कि जब ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिए, तो जिस जगह से, जिस चीज़ से इन्होंने गुड्स ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस किए, ये किसके ओनरशिप में थी? हु इज द ओनर ओवर हियर? व्हेन द पर्सन इटसेल्फ इज द ओनर, वी विल से कि भैया ही हैव अ सेल्फ बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड है. बट व्हेन द पर्सन इज नॉट द ओनर, ही इज वर्किंग फॉर समबडी, हम बोलते हैं इसकी नौकरी है. तो अल्टीमेटली ही एंड अप producing those goods from some other person. वो पर्सन इनके काम के लिए सैलरी देगा और इन सामान को ले लेगा, जाएगा मार्केट में महंगा बेचेगा और पैसा कमाएगा. दैट्स इट. सो डेफिनेशन वाइज देखें तो व्हाट इज लेबर? लेबर इज द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन. ह्यूमन कैपिटल इज स्पेशलाइज्ड स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म that labor. So labor plus quality plus efficiency is equal to human capital. So you have the labor, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट आप लगाने को रेडी हैं, उसमें थोड़ी सी हमने क्वालिटी ऐड कर दी. क्वालिटी का क्या मतलब हुआ? एक तो आपकी फिनिशिंग अच्छी थी और आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर पा रहे थे, और एफिशिएंसी, देन दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन लेबर, ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. नाउ व्हाट आर द फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल? सो हाउ लेबर इज अपग्रेडेड टू द ह्यूमन कैपिटल? अपग्रेडेशन ही तो है. यू हैव द स्किल्स, यू हैव दी जो आपके एफिशिएंसी अच्छी है, तो उस चीज़ को कैसे करेंगे? तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा. एजुकेट एंड ट्रेंड देम. एजुकेट आप कहाँ पे होते हैं? स्कूल कॉलेजेस में होते हैं. ट्रेंड कहाँ होते हैं? जब आप एक्चुअल ऑन द फील्ड जाते हैं और चीज़ों को सीखते हैं. इवन द डॉक्टर्स आर ट्रेंड, दे आर एजुकेटेड इन एम्स कॉलेज. एम्स ऑल्सो प्रोवाइड देम द डिग्री. और उसके बाद ट्रेनिंग कब होती है? जब उनको एक्चुअली एज अ रेसिडेंट डॉक्टर उनको एम्प्लॉय किया जाता है. दे लर्न. इसी तरीके से आप भी जब एज एन IT इंजीनियर या फिर कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आप एक बेसिक चीज़ें अपने स्कूल में, कॉलेजेस में सीखते हैं. उसके बाद जो कंपनी आपको रखती है वो आपको क्या करती है? वो आपको ट्रेनिंग देती है. उससे क्या हुआ? नॉलेज आप गेन करके आ गए, आपकी लिटरेसी अच्छी रही और आपका एक्सपर्टीज भी आ गया. सो अल्टीमेटली आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया. आप कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे, यू एंड अप लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इज दैट? दैट इज अप स्केलिंग और अप स्केलिंग योर स्किल्स.
एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देन दूसरी चीज, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है देन योर मेंटल हेल्थ इज गुड। हेल्थ अच्छी है तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी एंड देन वर्क्स आर परफॉर्म बेस्ट फिजिकली एंड मेंटली, सो उसके चलते प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है। तीसरी चीज, आपका सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा है ये भी देखना पड़ेगा। इफ़ यू हैव अ कल्चर ऑफ हार्ड वर्क, अच्छा कल्चर है कि भाई काम करना है, और तो फिर इन दैट केस आपका देश भी इंप्रूव करता है। लाइक जापान हैव अ कल्चर ऑफ केजिन। दिस केजिन का मतलब होता है देयर इज द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सो दे ऑलवेज ट्राई टू डू द इंप्रूवमेंट इन देयर वर्क। और जब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए दे आर पुटिंग द एफर्ट्स ईच डे, सो अल्टीमेटली उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगी ना। ज़्यादातर लोगों के अंदर क्या है आज की डेट में, ड्यू टू द सोशल मीडिया, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज गोइंग टू इंप्रूव देम, दे आर डूइंग एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू डिग्रेड देम। पूरे टाइम उठा लिया है कोई ना कोई ऐप सोशल मीडिया एंड उसी में लगे हुए स्क्रॉल करते हो, तो आपकी स्किलिंग नहीं अपग्रेड हो रही। बट यू विल ऑलवेज फाइंड सम पीपल जिनसे आप बात करते हो तो आपको लगता है देयर इज द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज दे हैव लर्नड लाइक दैट। सो सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आप किस संगति में है, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, बहुत कुछ चीज़ों पे असर करता है। इसी तरीके से जर्मन वर्क एथिक ये कहता है दैट दे वैल्यू फॉर पंक्चुअलिटी, अटेंशन टू डिटेल्स एंड क्वालिटी, एंड दैट इज वाई जर्मन कार्स दे आर वर्ल्ड फेमस। ठीक है, सो दैट इज वाई दे आर ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग। जर्मनी एक ऐसा देश था जो यूएस जैसे देश को हालत खराब कर दिया था। वाई? ड्यू टू द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट दे वर होल्डिंग एट दैट टाइम। ठीक है, अकेला पूरा मतलब वर्ल्ड वॉर में लाइक जर्मनी वाज काइंड ऑफ यू कैन से सुपीरियर कंट्री, ऑल्दो हार गए बात अलग है, बट द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट दे वर एम्प्लॉइंग बिकॉज उनके यहाँ पे दे हैव दिस थिंग जर्मन वर्क एथिक, तो दे एंड अप प्रोड्यूसिंग मैनी ग्रेट थिंग्स। ठीक है, तो अगर आपको ह्यूमन कैपिटल्स में इंप्रूवमेंट करना है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू वर्क अपॉन दीज। देन व्हाट आर द चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल? पहली चीज, हमारा जो एडल्ट लिटरेसी रेट है वो कहीं ना कहीं इट्स नॉट इवन 100% अभी भी। व्हाट इज एडल्ट लिटरेसी रेट? दैट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल एजेड 15 से ऊपर एंड जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं विथ अंडरस्टैंडिंग अ शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट अबाउट देयर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो एडल्ट लिटरेसी रेट इज 85% एंड 70% फॉर फीमेल एज पर दी वर्ल्ड बैंक। सो फीमेल की लिटरेसी रेट अभी भी बहुत कम है, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। देन हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल की बात जो हम करते हैं, व्हाट इज डिविडेंड? ठीक है, डिविडेंड का सिंपल सा मतलब होता है जैसे कंपनी जो के शेयर्स होते हैं, जब आप उनको यूज करते हैं, खरीदते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से पॉपुलेशन भी होती है। अब यू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 100 पीपल, अब ये सारे लोग कामकाजी लोग हैं, तो दे विल बी प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। वो आउटपुट सेल होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट जनरेट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि देखो ऐसे देख लो कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024 की बात करें तो हमारे 65% लोग 35 साल से नीचे हैं। इसका मतलब हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन है दैट इज यंग, इसका मतलब हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन है जो डिपेंडेंट नहीं है, और इसको अगर स्किल कर दिया जाए सो दैट कैन बी अ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। व्हेन द पॉपुलेशन इज प्रोडक्टिव दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ वेरी हाई आउटपुट, और जब एक अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे सो दैट विल बी लीडिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग एंड स्किल्स। ठीक है, इनको अगर हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे सो अल्टीमेटली दे विल बी गिविंग द प्रॉफिट फॉर द कंट्री। सो हमने अपनी एजुकेशन को, अपनी पॉपुलेशन को इनकैश किया है, वी हैव यूज्ड देम इन अ वेरी गुड वे। लेकिन अगर कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, तो यही लोग दे विल गो फॉर करप्शन, पैसा ले लो भैया नौकरी दे दो, और गलती से लग गई तो आपको पता ही है। दे विल गो फॉर द यू कैन से एंटी सोशल एक्टिविटीज। आपको पता है जो अक्सर राइट्स और इन सब चीज़ों में लोग होते हैं, अक्सर ये कौन होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती? गुंडे कौन बनते हैं? सोच के देखिएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो दे गेट इन देमसेल्फ इन्वॉल्वड इनटू दोज एक्टिविटीज, सो दैट डेमोग्राफी बिकम्स अ डिजास्टर इन इटसेल्फ। सो अगर आपकी डेमोग्राफी ऐसी है जो अच्छी है, जो एजुकेटेड है, जो स्किल्ड है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डेमोग्राफिक डिविडेंड, और उनके पास डेफिनेटली जॉब के लिए मौके भी हैं। ठीक है, एंड इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पॉपुलेशन तो समहाउ दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक टू। और इसीलिए जब भी हम इकोनॉमी, अब जब आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो दैट डेमोग्राफी को एक अच्छे वे में वी मस्ट मेक श्योर कि डेमोग्राफी, वी मस्ट नॉट लेट अवर पॉपुलेशन टू बिकम अ डेमोग्राफिक डिजास्टर, रादर वी मस्ट इंश्योर दैट आवर पॉपुलेशन वर्क्स और फंक्शंस एट द डेमोग्राफिक
टू गिव द बेनिफिट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है कि भाई हम स्किल्ड लोग हैं, अपनी थोड़ी सी चीज़ें हैं, लाइक इंडिया में जो वर्क को इट वाज ऑलवेज सीन एज एन एक्सप्रेशन एंड डिवोशन। अच्छा, ये सब स्टेटमेंट्स कहाँ ज़्यादा काम आएंगे? ये सब आपके ऐसे वाला वर्ग में ज़्यादा काम आएंगे, इकोनॉमिक्स में उतना काम नहीं आएंगे। बट ऐसे वर्ग में ये सब जो पॉइंटर्स आप लिखेंगे ना, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। मतलब इट्स एक्सप्रेसेस दैट कि यू नो द इंडियन कल्चर। सो वी हैव सीन द वर्क एज एक्सप्रेशन एंड डिवोशन। हमारे यहाँ पे टूल्स वेयर वर्शिप्ड, ट्रेडिशन इट कंटिन्यू, ये ट्रेडिशन आज भी कंटिन्यूड है एज द विश्वकर्मा पूजा और द आयुध पूजा। ठीक है, हम अपने औजारों की पूजा वगैरह करते हैं। विश्वकर्मा पूजा वाले दिन आपको पता है कि छुट्टी भी होती है। सो प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट डिडेंट इन्वॉल्व जस्ट द स्किल, इट वॉज कला एंड विद्या बोथ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कला एंड विद्या, दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो इट वॉज एन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो एंड द डिवोशन ऑल्सो। ठीक है, शिल्प शास्त्र जो आप पढ़ते हैं, शिल्प शास्त्र में आपको डिजाइन गाइडलाइंस मिलेंगे स्कल्पचर्स पे, पेंटिंग्स पे, बिल्डिंग्स पे, वुडन आइटम्स, वैल्यूज होगा पे। हमारे यहाँ पे स्टिच शिप बिल्डिंग की भी चीज़ें थी, टू मेक द शिप एंड बोर्ड्स, वुडन प्लैंक्स स्टिच्ड यूजिंग कार्ड्स इंस्टेड ऑफ नेल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो वुडन प्लैंक्स थे, जो जनरली क्या कहते हैं कि हम कील से ठुकाई करते हैं इसकी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं स्टिचिंग करते थे, ताकि ये इधर उधर हिले नहीं और फिर ये फ्लेक्सिबल है, ताकि हम इंडियन ओशन में जहाँ पे लाइक तूफानों को भी बहुत आते हैं तो वहाँ पे भी ये शिप्स जा सकें। बाद में डेफिनेटली ये स्किल्स थोड़ा सा डाउन हो गई बिकॉज विद द एडवेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी दैट एंटर्ड इंडिया, तो फिर कहीं ना कहीं छोटे चीज़ों के लिए यूज होने लगे। पहले बड़े बड़े शिप्स हमारे स्टिच्ड हुआ करते थे। ठीक है, नाउ द कैपिटल एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज कैपिटल? इकोनॉमिक्स में कोई भी एसेट, फिजिकल हो चाहे फाइनेंशियल हो, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मतलब सीधा सीधा टर्म्स में समझ ली तो पैसा। या फिर व्हाट इज योर कैपिटल? इट इज द ड्यूरेबल एसेट, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर, शॉप्स। सो ह्यूमन मेड, दीज आर व्हाट आर द एसेट्स? एसेट्स आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। कई बार कई सारी चीजें ऐसी होती है जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, लाइक लेट्स से कि इवन अगर ये मोबाइल फ़ोन बनाना है, इस मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए भी तो आपको मशीनरी चाहिए होगी। तो कई सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो इन मशीनों का यूज कर रही होंगी। इन मशीनों को बनाने के लिए भी दूसरी कंपनीज होंगी और उन मशीनों को बनाने के लिए भी दूसरी कंपनीज होंगी, तो दे आर द एसेट फॉर दैट कंपनीज। सो दैट इज द कैपिटल, मॉनेटरी रिसोर्सेज, या तो पैसा हो या तो ड्यूरेबल एसेट्स हो। ठीक है, अब इसको प्राइमरी पैसे के टर्म्स में यूज किया गया कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर कैपिटल। तो एक तो आपकी पर्सनल सेविंग्स हो सकती है, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से मांग सकते हो, तो लोन ले सकते हो। जब लोन लेते हो तो आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो, और स्टॉक मार्केट में जहाँ पे शेयर्स एंड डिविडेंड्स के थ्रू आप पैसा लेते हो। ठीक है, यू पीपल बाई एंड सेल योर शेयर्स एंड यू एक्चुअली गो फॉर द IPO एंड ऑल। ये सारी टर्म्स हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो इन जनरल आप समझ लीजिए स्टॉक मार्केट इज द प्लेस जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज सेल नहीं होते, कंपनी के शेयर्स वगैरह सेल खरीदे और बेचे जाते हैं। सो ये दिया हुआ है, व्हाट इज द इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द डिविडेंड। इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बोरोवर ऑफ ए लोन टू द लेंडर फॉर यूजिंग देयर मनी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज एनी अमाउंट ऑफ मनी पेड रेगुलरली बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। ठीक है, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं, हर एक शेयर पे 1 रुपये का फायदा हुआ, तो 100 शेयर होल्ड किया रखे हैं तो आपको 100 रुपये मिलेंगे एज अ डिविडेंड। सो दैट इज द डिविडेंड। बट स्टॉक मार्केट के बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तब वो सही टाइम पे होगा। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने देखा लैंड, हमने देखा लेबर, हमने देखा कैपिटल, अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्टार्टिंग अपना बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। So when you are trying to solve a problem, then you are somehow producing the things through a innovation. For example, problem solver की बात करते हैं, किसी ने व्हील बनाई होगी, जिससे किसी ने साइकिल बनाई होगी। That was an innovation in itself, कि कम टाइम में, कम मेहनत पे, कम एनर्जी लगा के आप ज़्यादा स्पीड में कहीं पहुंच सकते हैं। That is innovation. कार, these things are the innovation. आज की डेट में AI, this thing is the innovation. So somehow in the form of innovation is changing continuously. ठीक है, सो हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जिसके पास एक आइडिया होता है, दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल।
की डिसीजंस लेता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज दीज आर द न्यू थिंग्स, ही हैव टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सिचुएशंस, एंड देन ही ब्रिंग्स द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड देन ही क्रिएट्स द न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इन द प्रोसेस, क्योंकि अकेला सारा काम तो कर नहीं सकता। इलॉन मस्क एक एक चीज़ थोड़ी करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आइडियाज़ पे वर्क करते हैं। वो जाके क्या कहते हैं, अगर उसमें कहीं पे कील लगाना है तो कील नहीं लगाने जा रहे रॉकेट पे, एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ। ही कंट्रीब्यूट्स टू दी सोसाइटल वेलफेयर। एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट केवल एक मोटिवेशन नहीं होता, बिकॉज एक सेटिस्फैक्शन वाली भी चीज़ होती है। दिस थिंग आई कैन रिलेट टू मी ऑल्सो, बिकॉज जैसे हमने मेन सेल प्रोग्राम शुरू किया, वो प्रोडक्ट वो चीज़ ऐसी है कि मैं चाहता तो उसे पेड कर सकता था, एंड दैट थिंग वुड हैव बीन लाइक, वो बहुत अच्छा कोर्स है कहीं ना कहीं जो मैं भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। बट जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है कि उस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट कराने में ना, वो एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, एंड सर्विंग द स्टूडेंट कम्युनिटी। So I can feel what this statement is about. It's not always about the profit. Some things you do because your heart wants you to do. कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अलग हटके करना चाहते हैं, and that is the main state program उसका पार्ट है। So entrepreneur की भी बात करें तो profit is not the only motivation for the entrepreneur. Satisfaction is the another motivation. उससे आपके आत्मा को खुशी मिलती है। That is the spiritual thing actually. एक entrepreneur के बारे में जैसे ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, the task performed by an entrepreneur. He identifies a problem and is resolute to solve it with an innovative solution. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया एंड इसने सोचा कि इसको इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करना है, तो इसने रिस्क लिया, पैसा एंड टाइम इन्वेस्ट किया। उसके बाद इसने की डिसीजंस लिए रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ हिज बिजनेस, उसका डिसीजंस लेंगे। डिसीजन के बाद बहुत सारे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एफिशिएंटली अगर हम इंप्लॉय कर सकते हैं, ही डू दैट, एंड देन अल्टीमेटली he produce the solution and he contributes to the welfare of society with his or her innovation. For example, you have the example of JRD Tata. He was the head of the Tata groups and he started the Tata Airlines, जो आज की डेट में आप एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। टाटा एयरलाइंस को पहले गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, उसके बाद दोबारा टाटा ने दोबारा ले लिया गवर्नमेंट से। ही प्रोड्यूस द स्टील्स, कार्स, पावर्स, केमिकल, बहुत जगह पे इन्होंने काम किया, ठीक है। And then 1992 में he also got the Bharat Ratna because he was an entrepreneur and he worked something that produced the tremendous benefit for the development of the society. ठीक है। Technology is an enabler of the production. Enabler का क्या मतलब होता है कि ये factors of production easily work कर सकें, बिना टेंशन के काम कर सकें। ये factors of production ऐसे हों जो कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, तो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत हेल्प करता है। सो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। जैसे कि आज की डेट में यूपीआई है, आपको किसी को पेमेंट करना है, हाथ में कैश नहीं है, तो आप उसको ऑनलाइन पे कर सकते थे। थिंक ऑफ द टाइम ऑफ कोविड, ठीक है, आपके पास कैश नहीं तो क्या करते, तो उस टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा, तो यूपीआई हो गया, जीपीएस हो गया, ड्रोन्स हो गए, रोबोट्स हो गए। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। सो टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू प्रोड्यूस मोर विद द सेम और द फीवर इनपुट। नई टेक्नोलॉजी ओल्ड टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रही है। जैसे कि पहले हम चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी लिखने से पहले कबूतर होता था, एक राज्य से दूसरे राज्य पे भेजना होता तो कबूतर के थ्रू भेजते थे, ठीक है। वो वाला गाना वाना मत सोचना कि कबूतर जा जा जा, ये वाला नहीं। वो वाला कबूतर जो पहले ट्रेंड होता था, ही वॉज ट्रेंड टू सेंड योर मैसेज। उसके बाद आई चिट्ठी लिखना, तो हम सब चिट्ठियां लिखा करते थे। चिट्ठियों के बाद आया ईमेल। आज की डेट में तुरंत आपको जैसे यूएस में भेजना तो ऐसे टाइम लगता है, 1 महीना लगता। अब के डेट में ईमेल वाली सर्विसेज हैं। सो सम ओल्ड टेक्नोलॉजी लेकिन अभी भी यूज हो रही है, जैसे पुलीज एंड व्हील बैरो। जैसे ये देखिए, अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन साइट बनानी है तो यहाँ पे भी ये चीज़ यूज होती है। यहाँ पे पत्थरों का ले जाने में इसको हेल्प होता है, जगह जगह पे लेके जाने में। सारे पत्थर तो उठा नहीं सकते। या फिर बोट्स होगा में पुलीज होगा जो ये लगते हैं, यू कैन सी देम। सो इट पेव्स द वे फॉर नॉलेज, स्किल्स एंड जॉब्स। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टेक्नोलॉजी यूज करती है। ऑनलाइन कोर्सेज, अगर आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो यू विल बी गेटिंग एट द स्वयं पोर्टल। तो दिस इज द मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो आप स्वयं पोर्टल पे जा सकते हैं। जॉब पोर्टल चाहिए तो यू कैन गो एट दी नेशनल करियर सर्विसेज। इसके चलते क्या होगा कि ज्योग्राफिकल बैरियर्स एंड हो जाते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एजुकेट कर सकते हैं खुद को, इनकी वेबसाइट से नौकरी के लिए भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं।
देन इन फैक्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. टेक्नोलॉजी इज नॉट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, भले ये साथ में लिखा हुआ है, दैट इज द इनेबलर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये ध्यान रखना, दैट इज द इनेबलर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इनको एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हेल्प करता है. सो डोंट कंफ्यूज इट विद द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये क्लियर होना चाहिए आपको. तो इनको फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं और जिसके चलते हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते होते हैं. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे लेबर का ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन साइट्स, हैंडीक्राफ्ट्स. तो यहाँ पे लेबर ज़्यादा होगा, तो प्रोपोर्शन वाइज देखा जाए तो लेबर का ज़्यादा यूज है. कुछ जगह पे कैपिटल इंटेंसिव होते हैं जहाँ पे आपका कैपिटल या फिर स्किल्स वगैरह वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी. सेमीकंडक्टर, सैटेलाइट, ठीक है. तो यहाँ पे लेबर का काम इतना नहीं चलेगा, फिजिकल लेबर की इतनी जरूरत नहीं है, मेंटल एफर्ट्स की बात चल रही है. सो these factors of production don't compete often, rather they complement each other, they complete each other and they are interconnected. सबकी जरूरत है, कहीं पे किसी चीज की ज्यादा, कहीं पे किसी चीज की ज्यादा, कहीं पे कोई कम, कहीं पे कोई कम. सो अगर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिसयूज होते हैं या मिसिंग है तो आपको यू विल बी मतलब द थिंग्स विल बी इनएफिशिएंट. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हॉल्टिंग आ जाएगी. न्यू टेक्नोलॉजी चेंज प्रोपोर्शन यूज्ड एंड आउटपुट. फॉर एग्जांपल मशीन यूज अगर बढ़ता है, जो नई टेक्नोलॉजी है, अगर हम नई टेक्नोलॉजी की बात करें, इट चेंज द प्रोपोर्शन. ठीक है, मतलब नई टेक्नोलॉजी के चलते क्या होता है कि जो भी आप प्रोपोर्शन आप वाइज इनको यूज करें वो उसको अल्टर कर सकता है. लाइक मशीन यूज के चलते इवन इन द एग्रीकल्चर लेबर की जरूरत कम पड़ रही है. ट्रैक्टर्स कितना काम कर देते हैं, खुदाई करने वाला जो कितने सारे किसान लगे रहते थे, अकेला एक आदमी जो 10 लोग काम ना कर पाए, अकेला एक ट्रैक्टर कर दे रहा है. तो टेक्नोलॉजी में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में भी लेबर का प्रोपोर्शन कम कर दिया. सो दैट इज हैपनिंग. जियोग्राफिक इंटरकनेक्टेडनेस ड्यू टू बिजनेसेस. ठीक है. देन प्रोडक्शन एक्टिविटीज समटाइम्स फेस सीवियर सप्लाई चेन चैलेंज. चैलेंजेस कोविड-19 चैलेंजेस जैसे कि, ठीक है. तो सप्लाई चेन चैलेंजेस वाले इस चीज़ आती है क्योंकि यार देखो चीज़ों को अरे बनाने के लिए यू नीड अ सप्लाई चेन, यू नीड टू बी कनेक्टेड फ्रॉम द मार्केट. अब सप्लाई नहीं आ रही होगी तुम चीज़ें बनाओगे कैसे. तो क्या होता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज समटाइम ये चीज़ें वो फेस करती है. कोविड के टाइम पे थिंग्स वर हॉल्टेड, ट्रांसपोर्ट रुका हुआ था, बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी, तो बहुत सारे बिजनेसेस को इसलिए दिक्कत है. अच्छा, मोबाइल असेंबलिंग प्रोसेस के लिए चीज़ दे रखी है. लाइक यू हैव अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, दे कंसेप्चुअलाइजेज द न्यू फीचर. इन्होंने लैंड एक्वायर किया और एक फैक्ट्री सेटअप की मोबाइल बनाने के लिए. उसके बाद इन्होंने रॉ मटेरियल एक्वायर की, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स होगा. उसके बाद इन्होंने कंपोनेंट्स को असेंबल किया और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया इस पर. उसके बाद इन्होंने फ़ोन को चेक किया कि भाई फंक्शन अच्छा कर रहा है, व्हाट इज़ द क्वालिटी, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस. उसके बाद मास लेवल पे प्रोड्यूस किया और पैकेज किया. उसके बाद रिटेल स्टोर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो इतने प्रोसेसेस के बाद, और ये तो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस में मैंशनड है, इसमें कम से कम 8-10 प्रोसेस और हैं जो बीच में कहीं पे आते हैं, जो नहीं दिए गए, सिंप्लीफिकेशन के लिए दिए गए. सो जो आपके पास अल्टीमेटली फिनिश चीज़ें पहुँचती है ना, वो बहुत प्रोसेस के बाद पहुँचती हैं अक्सर. ठीक है. So supply chain is network of individual organizations, resource, activities and technology that are involved in the production and sale of the goods. ठीक है. Now अब businesses इन factors of production को employ कर रहे हैं, तो obvious ही बात है इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी. So we have a responsibility toward the natural resources. भैया देखो गांधी जी ने एक बात बोली थी, we have the sufficient for everyone's need but not for everyone's greed. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर ऑल्सो लिमिटेड, और इसको मिसयूज करेंगे सो दे कैन हार्म द नेचर इटसेल्फ एंड द पीपल इटसेल्फ. सो दे आर लिमिटेड एंड दे कैन बी हार्म्ड. सो हमें को इसका रिस्पॉन्सिबल यूज करना है, हमें वेस्ट रिड्यूस करना है और हमें पॉल्यूशन अवॉइड करना है. देयर कैन बी लाइक हम सिंगल यूज प्लास्टिक बना रहे हैं, तो अगर से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है तो लोगों की लाइफ पे भी सवाल आ रहे हैं. तो हमें क्या करना है कि हमें इसको यूज, इसका अल्टरनेटिव पहले तो सोचना है. अगर अल्टरनेटिव मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा तो भी हमें कोशिश करनी कि एटलीस्ट पॉल्यूशन कम हो. एंड वी हैव टू चेक वेदर इट इज रियली नेसेसरी टू गो ऑन फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस सिंगल यूज प्लास्टिक्स. ठीक है. देन वी हैव टू मेक श्योर दैट यू गो फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? सिंपल सी चीज है कि अगर आगे आने वाले टाइम पे यू हैव अ अपकमिंग पॉपुलेशन, तो उनको धरती वैसी मिले जैसी आपको दी गई थी, क्योंकि ये धरती किसी के पापा की नहीं, आप सभी की है. ठीक है. तो हमें इस धरती को इतना गंदा नहीं कर देना है कि हमारी जनरेशन जी भी ना पाए, सांस भी ना ले पाए. मुद्दे की बात इतनी सी है. टुवर्ड्स वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज,
वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ के साइड में बिजनेसेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहली बात अगर हम किसी से काम करें तो वी शुड गिव देम अ फेयर कंपनसेशन एंड वर्किंग कंडीशंस। इनफैक्ट लेबर लॉज के अंतर्गत इस पे तो लॉज भी हैं, कानून भी बने हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत मिसयूज किया है। अब इसके पास दिक्कत है, चीज़ें नहीं हैं, तो उन्होंने क्या किया, इसको इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया, इस तरीके से चीज़ें की, भैया उसको इतना एक्सप्लॉइट किया जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो वी मस्ट मेक श्योर दैट दे शुड बी गिवन अ फेयर कंपनसेशन। प्रॉपर स्किलिंग करनी चाहिए। अब तुम किसी को स्किल करोगे नहीं, किसी को डेवलप करोगे नहीं, सिखाओगे नहीं, फिर बोलोगे अरे भैया बढ़िया काम नहीं कर रहा, भगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और उनके कुछ राइट्स एंड प्रोटेक्शन हमें ध्यान रखना है। जैसे उनको एक प्रॉपर, जैसे आपका कोई स्टाफ होता है तो उनको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट, उनका राइट बनता है। आप किसी को पैसे दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी बेइज्जती करते रहें, दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। लोग करते हैं अक्सर, दैट थिंग इज हैपनिंग, बट एज ए एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ कोई काम भी कर रहा है, ये चीज़ यही बता रहा है, तो ट्रीट देम विद द रिस्पेक्ट। और हमारे यहाँ तो एक चीज़ कही जाती है कि आप जितनी रिस्पेक्ट, एक ऐसी चीज़ है तो जो कमाई जाती है। रिस्पेक्ट कमाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। सो दैट इज द फेयर ट्रीटमेंट। यू मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट अकॉर्डिंग टू व्हाट, डिस्क्रिमिनेट अकॉर्डिंग टू जेंडर। एक महिला है चाहे एक पुरुष है, आपको, और या फिर इवन इफ यू आर एम्प्लॉइंग अ थर्ड जेंडर, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। जनरल है चाहे ओबीसी है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, आपको कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, कोई और है, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। अमीर है चाहे गरीब है, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो यू मस्ट नेवर डिस्क्रिमिनेट अमंगस्ट योर एम्प्लॉय। इज्जत सभी की करनी है, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो बेसिक रिस्पेक्ट, उसमें कुछ जाता नहीं है, एंड दैट इज व्हाट दैट मेक्स योर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स जैसे कि हेल्थ केयर एंड पेड लीव्स, जिससे ताकि कभी एक अनवांटेड सिचुएशन में उन्हें छुट्टी लेनी पड़े, सो दे कैन मेक द यूज ऑफ देमसेल्व्स। क्योंकि यू नेवर नो कब बीमार पड़ गया, कि आपके साथ एक लंबे समय तक वो काम कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सो यू कैन डू दैट। देन देयर इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि कॉर्पोरेट्स बहुत पैसा बना रहे हैं सोसाइटी से, तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है टूवर्ड्स सोसाइटी। और वो चीज वो कैसे करेंगे, अपने प्रॉफिट में से कुछ % का पैसा खर्च कर दे सोसाइटी के ऊपर। फॉर दैट इवन हमारे पास एक CSR लॉ भी है। वी हैव द CSR लॉ। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसने ये बोला कि आपका जो भी 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है, उसका 2% आपको लोगों के ऊपर लगाना है, लोगों के भले के लिए चीज़ें लगानी है। घुमा फिरा के इतनी सी बातें हैं, ठीक है। सो यू बेनिफिट द सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पॉलिटिंग एक्टिविटीज घटानी है, लोकल कम्युनिटीज के लिए काम करना है, वेलबींग ऑफ द लोकल कम्युनिटीज एंड ट्रीटिंग द एम्प्लॉयज एंड द कस्टमर्स विथ रिस्पेक्ट। सो दैट वाज ऑल फॉर द क्लास 8 NCERT। एंड फाइनली क्लास 8 की NCERT खत्म हो गई है। अब मैं आपसे अपने ही सेक्शन में मिलूंगा जिसमें ये इकोनॉमी वाले चैप्टर होंगे। नाउ आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग सेपरेट बुक मिलेगी। अभी तक तो एक किताब थी जिसे हम कर रहे थे। तो इकोनॉमिक्स में ये 4 चैप्टर होंगे। द स्टडी ऑफ द विलेज पालमपुर, जहां पे आप इकोनॉमिक्स के कई सारी चीजें सीखेंगे। पीपल एज द रिसोर्स, पॉवर्टी इज अ चैलेंज। पॉवर्टी इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर GS3 ऑल्सो। पीपल तो है ही है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इस पर भी बहुत बातें करनी है मुझे आपसे। सो हम धीमे धीमे अब लेवल बढ़ाएंगे। ये कंप्लीट किताब है, इसके नोट्स होगा तो आपको आपके ऐप पे मिल ही रहे हैं। आप उनको पढ़ते चलना, एक बार अगर लेक्चर ना समझ में आए तो 2 बार देखते चलना, एंड यू विल कम टू नो कि समहाउ you are making a tremendous improvement in the way that how you have been looking at the economics. Remember, economics is easy. Economics tough नहीं है, provided your basic concepts for the economy is simple way में। हम क्या करते हैं ना, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, हमारी हैबिट होती है। तो ये आपको इंश्योर करना है। एंड या एक सलाह मेरी आपको ये जरूर रहेगी कि मेंस ड्रिल प्रोग्राम की क्लासेस बहुत अच्छे से करते रहना, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज वेरी नियर टू माई हार्ट। एंड व्हेन समथिंग इज वेरी नियर टू माई हार्ट, आई गिव माई 100% इन दैट। इसमें भी डेफिनेटली दे रहे हैं, इसमें कमेंट आ जाएगा, लेकिन सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू दैट मेंस ड्रिल प्रोग्राम। एंड फिर मिलते हैं आपसे क्लास 9th इकोनॉमिक्स के वीडियो पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।